आदर आदाब अभिनंदन आभार स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, और ये है इंग्लिश का। ठीक है, क्लास 12 आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट 2024 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कि बस आज से बस 4 दिन 5 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो इस 4 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो रेनबो पार्ट 2 बुक है क्लास 12 का इंग्लिश का, उसके ऑब्जेक्टिव्स को लगभग 60 या 80 क्वेश्चंस को मैं करा दूं, जिसमें आज ये पहला वीडियो में लेके आया हूं जिसमें मैं 25 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जो कि क्लास 12 आर्ट साइंस और कॉमर्स सभी के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हर बार की तरह क्या करना है कि कॉपी पेन ले लेना है और 1 से 25 तक लिख देना है, और ABCD में से जो आंसर सही लगे उसको आपको लिखना है। फिर जब मैं आंसर बताऊँ तो चेक करके आपको बताना है कि आपका कितना नंबर आया 25 में। ठीक है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने हिस्ट्री का 9 वीडियो डाला हुआ है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने कराया है। फिर हिंदी, जो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए मैंने हिंदी का 3 वीडियो डाला है, जिसमें लगभग 60 से 80 क्वेश्चन मैंने बुक के कराए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और अब मैं इंग्लिश का मतलब कि पहला वीडियो लेकर के आया हूँ। कोशिश करूँगा कि 2 और वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोग का कम से कम 80 क्वेश्चन बुक से करा दूँ। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें 60 आपका ग्रामर पोर्शन से होगा और 40 क्वेश्चंस आपके बुक से होंगे। ठीक है, जिसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो पार्ट 2 से आपका क्वेश्चन होगा। तो अगर आप बुक का पोर्शन भी सही से कर लेते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन तो बुक से आएंगे, तो आप वहाँ से नंबर ज़्यादा उठा सकते हैं अगर आपका ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा वीक भी है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। अब आपको बताना है कि ये जो खाली जगह है, ये डैश है, इसमें क्या भराएगा? A स्पेशल, B प्रेयरफुल, C लॉन्ग या D न्यू। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। A स्पेशल, B प्रेयरफुल, C लॉन्ग या D न्यू। जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखेंगे। कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कलम ले लेंगे। 1 से 25 तक नंबर दे देंगे और ABCD में से जो आंसर सही लगे उसको लिखेंगे, और जब मैं आंसर बताऊं तो फिर उससे मिला करके बताएंगे अंत में कमेंट सेक्शन में आपका नंबर कितना आया। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। A स्पेशल, B प्रेयरफुल, C लॉन्ग या D न्यू। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी बताइए। देखिए, बुक का लाइन ही उठा करके दे दिया है। ठीक है, आप अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो मतलब चैप्टर आपको पढ़ना है प्रोज पीस, जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। ठीक है ना, भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच का एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब एक अंश है। वो जब राष्ट्रपति बने हमारे देश के, तो उस समय उन्होंने जो शपथ ग्रहण किया था, शपथ ग्रहण के बाद जो उन्होंने भाषण दिया था, अपना जो स्पीच दिया था, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें का एक लाइन ही दे दिया आपको। बोला डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा B प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ऐसे भी इसमें आप अगर और कुछ ऑप्शन डालिएगा तो वो सही होगा नहीं, तो डिलीटिंग मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ मतलब कि उस ऑफिस में, किस ऑफिस में? भारत के सर्वोच्च ऑफिस में, मतलब राष्ट्रपति कार्यालय में वो इंटर करते हैं। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। A वांट, B लिविंग, C रियल या D ड्यून। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक और कुछ चीज़ और उसके बारे में जान जाइए। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डाटा आपको दे दे कि देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना, हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, कब बने थे इसको याद रखिएगा, 1967 में। ठीक है, ध्यान रखना है,
डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट बने थे 1967 में। उसी समय उन्होंने भारत इज़ माई होम नाम से ये स्पीच दिया था, जिसका एक एक्सट्रैक्ट करने का मतलब अंश आपके चैप्टर में है, चैप्टर 2 में है, जो आपको पढ़ना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि इनका जो जन्म है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है 1897 यानी 1897 में हुआ था। और इनकी जो मतलब ये मृत्यु जो है वो 1969 यानी 1969 में हुई थी, ठीक है, 1897 टू 1969। और ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ये ही हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश। तो डैश में रहता है 4 राज्य का नाम रहेगा, तो ध्यान रखना है बिहार के ये गवर्नर बने थे। और कब बने थे? 1957 में। कब बने थे? 1957 में, यानी 1957 से 1962 तक ये बिहार के गवर्नर रहे थे। 1957 से 1962 तक बिहार के गवर्नर थे। ये भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। उसके बाद 2 सालों के बाद इनकी मृत्यु हो गई 1969 में, ठीक है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। इंडिया के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या होगा? ए वॉन्ट बी लिविंग सीरियल या डी-र्यून। ठीक है, अगर आपको मीनिंग पता है ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको मीनिंग पता है तो बस बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी का जो एक्सट्रैक्ट है वहाँ से लिया गया है। महात्मा गांधी का जो मतलब कि महात्मा गांधी द्वारा जो लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका जो एक अंश आपको पढ़ना है चैप्टर 1 में, वहीं से ये लिया गया। महात्मा गांधी यूरोपियन सिविलाइजेशन को भारत के लिए क्या मानते हैं? ए वॉन्ट बी लिविंग सीरियल या डी-र्यून। ये भी लाइन है, ये भी उस चैप्टर का एक लाइन है। ध्यान रखना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब इस तरह से आपको जो आपका सब्जेक्टिव होगा ना उसमें 5 नंबर या 10 नंबर का आपको चैप्टर और राइटर का नाम मिलान करने के लिए, यानी मैच में आता है, मैच कॉलम ए टू कॉलम बी में आता है, तो आप वहाँ से 10 नंबर भी उठा सकते हैं अगर आपको चैप्टर और राइटर का नाम याद है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा र्यून। र्यून मतलब होता है बर्बादी, बर्बाद, ठीक है ना, बर्बाद करना या बर्बादी। महात्मा गांधी मानते हैं कि अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को हम भारतीय अपनाएंगे तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, वो हमको बर्बाद कर देगा, ठीक है। उन्होंने गोल्डन फ्लीस की कहावत का एग्जाम्पल दिया था उस चैप्टर में, ध्यान रखना है। यूरोपियन सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन का बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया महात्मा गांधी ने, और बताया है कि हमारे सिविलाइजेशन यानी हमारी संस्कृति सभ्यता जो है उसका क्या फ़ायदा है हमारे लिए। लेकिन हम धीरे धीरे अब यूरोपियन सिविलाइजेशन को ही अपनाने लगे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये हमको बर्बादी की तरफ लेकर के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नानू काका रॉट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज़। नानू काका रॉट ए चेक फॉर अ डैश रुपीज़। ए 1000, बी 100, सी 500 या डी 10,000। नानू काका रॉट ए चेक फॉर अ डैश रुपीज़। ऑप्शन ए है 1000, बी है 100, सी है 500, डी है 10,000। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नानू काका आपके ए पिंच ऑफ स्नफ, इस नाम से आपका एक चैप्टर है जिसके लेखक है मनोहर मालगांवकर। उनके मतलब कि ये मामा थे, मैटरनल अंकल थे नानू काका, और वो आए हुए थे दिल्ली और मिनिस्टर से मिलने। इनका शौक़ था, बड़े ही मजाकिया और मतलब झूठ बोल करके बड़े बड़े लोगों से मिलना इनकी कला थी। उसी में एक प्रसंग आता है, एक सीन आता है जहाँ पर नानू काका ने एक चेक लिखा था, तो आपको बताना है वो कितने रुपीज़ का चेक था। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए 1000। कितना होगा? ए 1000। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए 1000 रुपीज़। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द बैंक ऑफ इनजस्टिस इज डैश। द बैंक ऑफ इनजस्टिस इज डैश। ए बैंकरप्ट, बी हाईवे, सी स्टेजर्ड या डी स्ट्रगल्ड। द बैंक ऑफ इनजस्टिस इज डैश। ए बैंकरप्ट, बी हाईवे, सी स्टेजर्ड या डी स्ट्रगल्ड। अन्याय का जो बैंक है वो क्या हो गया है? देखिए ये जो है ना आपका
आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो स्पीच दिया था, वो अमेरिका में जो काले और गोरे लोगों के बीच का जो भेद है उस पर उन्होंने, मतलब समाज सुधारक थे वो, तो उन्होंने जो भाषण दिया था उसी में से ये लिया गया, उनके स्पीच का ही एक अंश है जो आपको पढ़ना है, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वहीं से ये दिया गया। द बैंक ऑफ इनजस्टिस इज डैश, इसका सही जवाब होगा बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया हो जाना, मतलब बैंक, अन्याय का जो बैंक है वो बिल्कुल दिवालियापन हो चुका है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, समाज अब सुधरने की तरफ जा रहा है। उन्होंने भाषण में कहा था अब अन्याय नहीं न्याय होगा, मतलब इस तरह से आप बोल सकते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 5 पर, प्रश्न संख्या 5, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनदर, या इसको यूं कहिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन टाइप हो गया है वो यहाँ पर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनदर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये मतलब एक लाइन हो जाएगा फिर चैप्टर का, और ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनदर, ए इनिमी, बी एंग्री, सी अपसेट, या डी फ्रेंडली। आपको अगर मीनिंग आ रहा होगा तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनदर, इनिमी, एंग्री, अपसेट, फ्रेंडली। ध्यान रखना है, सिविलाइजेशन जो है हमको एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना सिखाता है, ठीक है, ज़्यादा फ्रेंडली होना सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंटन चेखोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग डैश। एंटन चेखोव जो थे उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत किस चीज़ को लिखने से की थी, ए ड्रामा, बी पोएट्री, सी कॉमिक स्केचेस, या डी नॉवेल्स। एंटन चेखोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग ए ड्रामा, बी पोएट्री, सी कॉमिक स्केचेस, या डी नॉवेल्स। नॉवेल्स। एंटन चेखोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग ड्रामा, पोएट्री, कॉमिक स्केचेस, या डी नॉवेल्स। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कॉमिक स्केचेस, ठीक है, क्या होगा सही जवाब? कॉमिक स्केचेस। आते हैं क्वेश्चन नंबर, एंटन चेखोव का चैप्टर क्या है? ए मैरिज प्रपोजल, जो आपको पढ़ना है, ठीक है, एक ड्रामा है मैरिज प्रपोजल, रेनबो पार्ट 2 में, क्लास 12th के लिए, तो उसमें आपको पढ़ना है एंटन चेखोव का, याद रखना है, ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखोव। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, ए रॉबिन्सन्स, बी स्टीवेंसन्स, सी रॉकसन्स, या डी जॉनसन्स। बेंजी वाज द सन ऑफ डैश, रॉबिन्सन्स, स्टीवेंसन्स, रॉकसन्स, या जॉनसन्स। बेंजी जो था किनका बेटा था? रॉबिन्सन्स का, स्टीवेंसन्स का, रॉकसन्स का, या जॉनसन्स का। देखिए बेंजी जो है ना, बेंजी ये आया है आपको द अर्थ नाम के चैप्टर में, ठीक है, द अर्थ, H.E. बेट्स, H.E. बेट्स इसके लेखक है, ठीक है, इसके राइटर है H.E. बेट्स, ठीक है, इसके राइटर है H.E. बेट्स, थोड़ा सा लिखने में जगह नहीं है। द अर्थ चैप्टर से है ये बेंजी। आपको बताना है वो किसका बेटा था, रॉबिन्सन्स का, स्टीवेंसन्स का, रॉकसन्स का, या जॉनसन्स का। बड़ी अच्छी कहानी है। बेंजी जो था एक सिंपल माइंडेड सन था, किसका? जॉनसन्स का, ठीक है, जॉनसन्स का। द अर्थ चैप्टर H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है, उसी में बेंजी नाम का लड़का है जो कि एक सिंपल माइंडेड लड़का है, जॉनसन्स का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय, द विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन किनके द्वारा लिखा गया है? ए स्पेंसर, बी मिल्टन, सी लैंगलैंड, या डी कंग्रेव। द विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय स्पेंसर, मिल्टन, लैंगलैंड, कंग्रेव। किनके द्वारा लिखा गया विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन? जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 8, चलिए मिलाइए, इसका सही जवाब होगा सी लैंगलैंड। क्या होगा? लैंगलैंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, प्रश्न संख्या 9,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, मतलब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम का जो बुक है वो किनके द्वारा लिखा गया? ए अनीता देसाई, बी कमला दास, सी टोरू दत्त या डी अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अनीता देसाई, बी कमला दास, सी टोरू दत्त या डी अरुंधति रॉय। किनके द्वारा लिखा गया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई बहनों, जल्दी जल्दी अपना जवाब लिखेंगे। बी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव रहना है, अच्छा जाएगा, सबका एग्जाम बढ़िया जाएगा। खुद को मोटिवेटेड रखना है कि हाँ मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, मैं अच्छा करूँगा। जितना दिन जितना समय मिला है उसको अच्छा से यूज कीजिए। बस समय का सदुपयोग, लगन, मेहनत, धैर्य आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। चलिए आते हैं, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा डी अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अरुंधति रॉय। आगे बढ़े, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द नेम ऑगस्टन वॉज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी, मतलब ऑगस्टन किस सेंचुरी के अर्ली पीरियड को कहा जाता है? 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी? ऑगस्टन नेम जो है वो किस सेंचुरी के अर्ली पीरियड को कहा जाता है? 70th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी? सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 80th सेंचुरी, 80th सेंचुरी, है ना। 18वीं शताब्दी के अर्ली पीरियड को ऑगस्टन एज कहा जाता है। 80th सेंचुरी, 18th सेंचुरी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड। 1066 ईस्वी जो है किस पीरियड का अंत था? मतलब कि ऑप्शन से देखते हैं, ए मिडिल इंग्लिश, बी ओल्ड इंग्लिश, सी मॉडर्न इंग्लिश या डी नॉन ऑफ दिस। मतलब 1066 मिडिल इंग्लिश पीरियड का अंत था, या ओल्ड इंग्लिश पीरियड का अंत था, या मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का अंत है, या अंत था? बताइए 1066 किसका अंत है? मिडिल इंग्लिश पीरियड का, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का या मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का? जल्दी बताइए। द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड। क्या होगा सही जवाब इसका? क्या होगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, ध्यान रखना है, जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो 449 से शुरू होता है और 1066 AD तक जाता है। कहाँ तक जाता है? AD तक, ईस्वी। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो शुरुआत है एंग्लो सैक्सन्स ने इसकी शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। आप हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़िएगा, उसमें ये बात लिखा हुआ है पहले चैप्टर में ही। 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी 1066 AD को जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो मतलब एज माना जाता है, काल माना जाता है, पीरियड माना जाता है। मिडिल इंग्लिश जो है हमारा, मिडिल इंग्लिश वो 1150 से यानी 1150 से 1500 AD तक आता है। ठीक है, 1150 से 1500 ईस्वी तक के काल को इंग्लिश में मिडिल इंग्लिश का काल, मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। और 1500 के बाद का जो काल है अभी तक वो मॉडर्न इंग्लिश है। ठीक है, 1500 ईस्वी के बाद का जो अभी तक का काल है वो इंग्लिश में मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड 449 टू 1066, मिडिल इंग्लिश पीरियड 1150 टू 1500 AD। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डोर्स। द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डोर्स। ए फ्रेंड्स, बी फैमिलीज, सी स्ट्रेंजर्स या डी इनिमीज? द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डोर्स। फ्रेंड्स, फैमिलीज, स्ट्रेंजर्स या इनिमीज? कवित्री ग्रैंड मदर हाउस की जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अच्छा ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस नाम का एक चैप्टर है जिसमें जिसको कमला दास ने लिखा है। उसमें जो कवित्री है वो
किनके दरवाजे पर भीख मांग रही है। अच्छा ध्यान रखना, ये भीख कोई मतलब पैसा का भीख नहीं था, वो प्यार जो उनके ग्रैंड मदर के घर पर उनको मिलता था, उस प्यार के लिए वो मतलब कि जगह जगह मतलब कहाँ भीख मांग रही है, किसके घर पर, किसके दरवाजे पे भीख मांग रही है, दोस्तों के, फैमिली के, दुश्मनों के या अजनबियों के घर पर, ये आपका सवाल है। ध्यान रखना है। ग्रैंड मदर हाउस में कमला दास ने बताया है कि उनके ग्रैंड मदर के घर पर उनको जो प्यार मिला था, आज वो उसके लिए तड़पती है और वो उसके लिए भीख मांगती है। सब किससे मांग रही हैं यही बताना है। तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के दरवाजे पर जाके वो उस प्यार को मांगती है जो उनको उनके ग्रैंड मदर के घर पर मिला था। इतना वो तड़पती हैं उस प्यार के लिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज कहाँ से ली गई है। ए स्नेक, बी द सोल्जर, सी ओड टू ऑटम या डी एन एपिटाफ। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, ये लाइन किस चैप्टर की है, किस पोएम से है। स्नेक से है, सोल्जर से है, ओड टू ऑटम से है या एन एपिटाफ से है, आपको यही बताना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई। स्नेक, सोल्जर, ओड टू ऑटम या एन एपिटाफ। सही जवाब होगा सी, ओड टू ऑटम। जी, जॉन किट्स ने लिखा है इसको। ओड टू ऑटम को जॉन किट्स ने लिखा है। उसमें उन्होंने ऑटम जो पतझड़ का मौसम है उसकी विशेषता बताई है। उसमें उन्होंने बताया कि गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, मतलब इस सीजन में जो गैदरिंग स्वेलो है वो आसमान में ट्विटर करते हैं। और स्नेक जो है, ठीक है, D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा गया। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया। एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर द्वारा लिखा गया। इस बात को भी याद रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें 5 से 10 नंबर का मैच द फॉलोइंग आता है, जिसमें आपको चैप्टर और राइटर का नाम पूछा जाता है। आपको याद रखना है। ओड टू ऑटम जॉन किट्स ने लिखा है। स्नेक D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया। एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर द्वारा लिखा गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। The poet in the soldier is depicting the miseries of dash. The poet in the soldier is depicting the miseries of dash. The poet in the soldier is depicting the miseries of dash. The soldier के जो कवि हैं वो कहाँ के रहस्यों को उजागर करते हैं। ए वॉर, बी नेचर, सी रिलेशन या डी लव। ए वॉर, बी नेचर, सी रिलेशन या डी लव। तो इसका सही जवाब होगा वॉर, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक जो है जिन्होंने द सोल्जर लिखा है वो एक वॉर पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर वो युद्ध कर रहे थे, वॉर कर रहे थे, वॉर बैटल में थे। वहीं पर उन्होंने ये कविता लिखी थी सभी अपने देशवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए। एक पैट्रियोटिक पोएम है, ध्यान रखना है। सोल्जर जो है एक पैट्रियोटिक पोएम है जो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे उसी समय। और इनका जो जन्म है 1887 यानी 1887 में हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही इनकी मृत्यु हुई थी 1915 में। ठीक है, और याद रखना है इनके बारे में W.B. ईट्स ने इनको जो है हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड कहा है, इन इंग्लैंड का है। ठीक है, W.B. ईट्स ने इनको हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा था। और ये सेप्टिसेमिया की बीमारी से 23 अप्रैल 1915 को गैवीपोली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो युद्ध के मोर्चे पर ही उस समय थे 1915 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ था। 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उस समय ये अपने देश की तरफ से युद्ध कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने ये पोएम लिखा द सोल्जर। 1915 में इनकी मृत्यु हो गई सेप्टिसेमिया नाम के बीमारी से। 23 अप्रैल 1915 को इनकी मृत्यु हो गई। इनको W.B. ईट्स ने हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा। ठीक है, मतलब इंग्लैंड का सबसे हैंडसम जवान लड़का, ऐसा आप बोल सकते हैं, जवान आदमी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। मंगूजरी एंड ग्रिडल बोन आर अल्सो, मतलब मंगूजरी और ग्रिडल बोन भी थे, क्या थे? डॉग्स, मंकीज, बर्ड्स या कैट्स। मंगूजरी और ग्रिडल बोन भी क्या थे?
डॉग्स थे, मंकीज थे, बर्ड्स थे या कैट्स थे? देखिए ये जो लाइन आया है ना मंगूजरी एंड ग्रीडल बोन का, ये मैक्यूविटी द मिस्ट्री कैट का आया है और इसमें टी.एस. इलियट ने बताया है कि मंगूजरी और ग्रीडल बोन जो है ये दो और विक्ट यानी कि मतलब बदमाश दुष्ट क्रिमिनल टाइप के कैट्स हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं जो हमारा मैक्यूविटी है उसके एजेंट्स हैं और कुछ नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? मैक्यूविटी सबसे ऊपर है। बहुत ही मतलब कि ह्यूमरस पोएम है वो, हंसने वाला, मतलब अच्छा है, हंसने वाला है, तो उसको आप लोग पढ़े होइएगा। टी.एस. इलियट ने लिखा है मंगूजरी एंड ग्रीडल बोन आर आल्सो कैट्स। आता है क्वेश्चन नंबर 16 पर, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये लाइन कहाँ से आया? होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, ये किस कविता का लाइन है? ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, द सोल्जर से या फायर हिम से? जल्दी बताइए। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी द सोल्जर या डी फायर हिम? सही जवाब होगा इसका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, कहाँ से है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाट विटमैन, इसके राइटर कौन है? वाट विटमैन। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आता है क्वेश्चन नंबर 17 पर, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स। सोनेट जो होती है कविता का एक प्रकार है, ये कितने लाइन की कविता होती है? ए 16, बी 14, सी 18 या डी 20? ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स, 16, 14, 18 या 20? तो ध्यान रखना सोनेट जो होता है ना, सोनेट वो 14 लाइन की कविता होती है, 14 पंक्तियों की कविता होती है, उसको सोनेट बोला जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, एन एपिटाफ इज रिटन बाय, एन एपिटाफ के राइटर कौन है? ए जॉन किट्स, बी टी.एस. इलियट, सी वाल्टर डिलामेयर या डी डब्ल्यू.एच. ऑर्डन? अभी मैंने ऊपर बताया इसका जवाब आपको। एन एपिटाफ इज रिटन बाय जॉन किट्स, टी.एस. इलियट, वाल्टर डिलामेयर या डब्ल्यू.एच. ऑर्डन? देखो बहुत आसान है, इसका सही जवाब होगा वॉल्टर डिलामेयर। ठीक है, एन एपिटाफ इज रिटन बाय वॉल्टर डिलामेयर। जॉन किट्स ने ओड टू ऑटम लिखा है। ठीक है, जॉन किट्स ने क्या लिखा है? ओड टू ऑटम। टी.एस. इलियट ने मैक्यूविटी द मिस्ट्री कैट। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का जो मतलब पोएम आपको पढ़ना है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। टी.एस. इलियट का पढ़ना है मैक्यूविटी द मिस्ट्री कैट। जॉन किट्स का पढ़ना है ओड टू ऑटम और वॉल्टर डिलामेयर का पढ़ना है एन एपिटाफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। स्नेक देखे जाते थे स्नैक देखे जाते थे, ये आपको माई ग्रैंड मदर्स हाउस के आधार पर बताना है कि स्नैक कहाँ देखे जाते थे? बेड्स में, बुक्स में, मतलब बुक्स के बीच में, बेड्स के बीच में, चेयर्स के बीच में या टेबल्स के बीच में? स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, बेड्स, बुक्स, चेयर्स या टेबल्स? स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, बेड्स, बुक्स, चेयर्स, टेबल्स? कमला दास ने लिखा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस और उसमें उन्होंने बताया है कि आज का क्या देखे जा रहे हैं? बुक्स के बीच में जहाँ मैं पढ़ती थी स्नेक्स देखे जा रहे हैं। ठीक है, वो घर पूरी तरह से साइलेंस में डूब गया है, मेरी जो मतलब ग्रैंड माँ थी, वो ग्रैंड मदर थी, वो चली गई है, उस प्यार के लिए मैं तड़प रही हूँ, वो घर मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से वहाँ जाऊँ। ये सब बात उन्होंने इसमें बताया है। स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग बुक्स, स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग बुक्स। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, सिंगानोवा इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगानोवा इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगानोवा इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। ए चाइनीज़, बी जैपनीज, सी मलेशियन या डी कोरियन? शिगानोवा जो थे वो कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? चाइना के, जापान के, मलेशिया के या कोरिया के? शिगानोवा इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। ए चाइनीज़, बी जैपनीज, सी मलेशियन या डी कोरियन? तो इसका सही जवाब होगा जैपनीज़। और इनका कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है? इनका कौन सा चैप्टर है? बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है द आर्टिस्ट। सेवी नाम का एक लड़का है जिसकी कहानी है, उसमें वो गार्ड्स का दीवाना है, मतलब कद्दू जो होता है ना गोल वाला, GOURDS गार्ड्स, उसका वो दीवाना था, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसको अपनी कला को पीछे छोड़ना पड़ता है।
कला की कद्र नहीं करते हैं माँ बाप, इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। द आर्टिस्ट सीगा नोवा इज अ जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये कहाँ से ली गई है? ए स्नेक, बी फायर हिम, सी ओड टू ऑटम, या डी एन एपिटाफ, मतलब किस पोएम से ली गई है? स्नेक से, फायर हिम से, ओड टू ऑटम से, या एन एपिटाफ से? आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कहाँ से ली गई? क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा एन एपिटाफ। ठीक है, और किसने लिखा? वाल्टर डिलामेयर, याद रखना एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर। स्नेक, स्नेक डी एच लॉरेंस, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम जॉन केट्स, फायर हिम के की एन दारूवाला, के की एन दारूवाला। ठीक है, याद रखना के की एन दारूवाला, फायर हिम एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर, स्नेक डी एच लॉरेंस, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉनी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वार्ट विटमैन, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट डब्ल्यू एच ऑर्डन, ओड टू ऑटम जॉन किट्स। इस सबको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। द सेंटेंस द डिस्टिंगाइजिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स इज फ्रॉम। द सेंटेंस द distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants is from, मतलब ये जो लाइन है द डिस्टिंगाइजिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, ये लाइन किस चैप्टर की है? ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बी आई हैव ए ड्रीम, सी ए चाइल्ड इज बॉर्न, या डी द अर्थ। इन 4 चैप्टर्स में से ये लाइन द डिस्टिंगाइजिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी ने लिखा है। आई हैव ए ड्रीम स्पीच का एक अंश है, किसका? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। और द अर्थ एचिवेट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, जो रोमांटिक रिवाइवल है वो किनके साथ जोड़ा जाता है प्रायः? ए जॉन ड्रीडन, बी अलेक्जेंडर पोप, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, या डी जॉन मिल्टन। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ जॉन ड्रीडन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, या डी जॉन मिल्टन। इसका सही जवाब होगा रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जोड़ा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय, मतलब लेमिया और हाइपेरियन किसके द्वारा लिखा गया है? ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी पी बी शेले, सी जॉन किट्स, या डी एस टी कॉलरिज। लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पी बी शेले, जॉन किट्स, या एस टी कॉलरिज। किसने लिखा है लेमिया एंड हाइपेरियन? सही जवाब होगा, सही जवाब होगा जॉन किट्स। और आज के हमारे इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये इसमें मैंने आपको 25 इंग्लिश के जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश और जो रेनबो पार्ट 2 है उससे मैंने 25 क्वेश्चंस को आपको इसमें कराया है, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया। मैं कोशिश करूँगा कि और भी मैं 2-3 वीडियो इस पर बनाऊँ ताकि आपका जो है सो 60 और 80 मतलब कि 60 से 80 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के बुक से हो जाए, ताकि आपका जो 40 नंबर है उसमें से आप बेहतर नंबर उठा सके। फिर ग्रामर पोर्शन अगर थोड़ा सा कमज़ोर भी है तो काम चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। अभी यहाँ पर कोई कहेगा मी लिखा हुआ है, गलत, क्योंकि डबल ई है। तो ध्यान रखना है जिसने इसको लिखा है उसका स्टाइल ही यही था। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम ए फायर हिम, बी ओड टू ऑटम, सी ए स्नेक, या डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, फायर हिम से, ओड टू ऑटम से, स्नेक से, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो ध्यान रखना है इसका सही जवाब होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्योंकि ये जो मी वाला जो मैंने बताया ना स्टाइल ही है। ये किसका स्टाइल है? तो याद रखना है जॉन डॉनी, जॉन डॉनी का ये स्टाइल है।
ठीक है, जॉन डोनी नहीं लिखने का यहाँ पर जगह है नहीं, चलिए छोड़िए, याद रखिएगा कि जो मतलब कि नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो फिटर लव फॉर मी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, समझ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो फिटर लव फॉर मी, मतलब इस तरह से उसमें पोएम्स का लाइन थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? जॉन डोनी। फायर हिम के दारू वाला। स्नेक WH लॉरेंस, सॉरी स्नेक जो है DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया, DH लॉरेंस, ठीक है, DH लॉरेंस। ओड टू ऑटम जॉन किट्स, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। फायर हिम के दारू वाला। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डोनी। स्नेक DH लॉरेंस। ओड टू ऑटम जॉन किट्स। तो आज का हमारा वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।